मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के बहुत से पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवाद मीन्स अपने साम्राज्य में बहुत सारे साम्राज्यों को मिला लेना, दूसरे राज्यों को हड़प कर अपने राज्य में उनकी सीमाओं को खत्म करके, भौगोलिक सीमाओं का अंत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो आपने पूर्व एक पॉइंट पढ़ा होगा, एशिया और अफ्रीका के जैसे जैसे राष्ट्र आजाद हुए वैसे वैसे इस साम्राज्यवाद का अंत हुआ। इसी तरह से उपनिवेशवाद किसी भी कंट्री को राजनीतिक रूप से अपने अधीन बना लेना। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों की बहार तेज हुई, ये राष्ट्र आजाद होते गए और उपनिवेशवाद का भी धीरे धीरे अंत हुआ। और इन दोनों के अंत से पूरी यूएनओ के मेंबर्स की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि ये देश आजाद होते जा रहे थे। इसी के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, महाशक्तियों की संख्या में कमी। यदि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का यदि दृश्य देखा जाए तो उसमें बहुत सारी महाशक्तियां थी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इटली, जर्मनी, जापान। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तब हम देखते हैं कि 4-5 कंट्रीज ही सुपर पावर के रूप में सामने आते हैं, जिसमें एक सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये पांचों कंट्री भी सुपर पावर्स के स्टैंडर्ड से गिरकर ये केवल एक पावर रह जाते हैं और 2 सुपर पावर वर्ल्ड में उभर कर आती हैं, अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और सोवियत संघ। तो विश्व में महाशक्तियों का जो फैलाव था वो सिमट कर 2 महाशक्तियों के पास आ गया। यानी कि पूरे विश्व की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या परमाणु स्तर की जो पावर थी वो केवल 2 महाशक्तियों के हाथ में रह गई। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। यदि आपने पहले वाला पॉइंट बड़े ध्यान से समझा होगा तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि विश्व में जब 2 ही महाशक्तियां रह गई, मीन्स केवल 2 ध्रुवों के रूप में पूरी दुनिया का बट जाना। लेकिन मेरा नेक्स्ट पॉइंट द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद क्यों? हाँ, वो भी सच्चाई थी और यह भी एक सच्चाई है कि दोनों महाशक्तियां एक समय में इतनी सुपर पावर थी कि अन्य राष्ट्रों का अस्तित्व नहीं था। लेकिन हम 1970s के आसपास का जो सीन देखते हैं तब हमें नजर आता है कि जर्मनी, जापान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट से महाशक्तियों की ओर पुनः बढ़ने लग गए। इसी तरह से आप ब्राजील पर दृष्टि डालें और भारत पर भी दृष्टि डालें तो भारत भी आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा महाशक्ति के दर्जे की ओर अग्रसर है। तो जो द्विध्रुवीयता में विश्व बटा हुआ था, अब शक्तियों के बहुत सारे केंद्र नजर आने लगे। चाइना है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, इटली है। तो अब ये एक नई बहस विश्व स्तर पर प्रारंभ हुई कि दुनिया 2 ध्रुवों में है या बहुत सारे ध्रुव दुनिया में इकट्ठे हो गए हैं। एक वर्ग है जो ये कहता है कि आज भी अमेरिका और सोवियत संघ, इवन 1990 के बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका केवल एकमात्र सुपर पावर है। लेकिन एक दूसरा वर्ग जो ये मानने को तैयार नहीं है, वो ये मानता है कि दुनिया में बहुत सारे शक्ति केंद्र उभर कर आ रहे हैं, उन शक्ति केंद्रों को हमें मानना होगा। न ही 2 सुपर पावर है, न ही 1 सुपर पावर है, जबकि ये सुपर पावर्स की ओर अग्रसर विभिन्न जो राष्ट्र हैं, G4 जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम सुपर पावर मानेंगे और आज दुनिया बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ रही है। दिस इज फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा
तीसरी दुनिया का बढ़ता महत्व। आप नोट डाउन करेंगे, तीसरी दुनिया का बढ़ता महत्व। क्या है ये तीसरी दुनिया? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो लगभग 110 से 120 तक की संख्या में जो कंट्रीज हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इन राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से तीसरी दुनिया कहा जाता है। तीसरी दुनिया का महत्व, जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, जैसे यूएनओ है। यूएनओ एक ऐसा संगठन है जिसके जितने भी मेंबर हैं, इसका एक जो फर्स्ट ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं महासभा, महासभा में इसके जितने भी सदस्य हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। तो जो पूर्व पॉइंट में हमने देखा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद खत्म हो गया, उसके बाद यूएनओ की संख्या में तीसरी दुनिया के देशों का जो एक संख्या बल बढ़ा, उस संख्या बल के आधार पर तीसरी दुनिया के राष्ट्र यूएनओ के माध्यम से अपनी बहुत सारी डिमांड्स मनवाने लगे और अपने संख्या बल का प्रभाव दिखाने लगे। और ये वो राष्ट्र हैं जिनके पास वर्तमान में रॉ मटेरियल्स की भरमार है। इनको डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्निक और इकोनॉमिक हेल्प के यदि मिल जाती है सही रूप में, तो ये डेवलप कंट्री की ओर बहुत जल्दी अग्रसर होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं NIEO। N मीन्स न्यू, I इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, नियो की मांग। अब किसके द्वारा ये मांग की गई? दुनिया में एक तरफ डेवलप कंट्रीज है और एक तरफ है जो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। मंजिल इन्हें नहीं मिली है, लेकिन ये इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, उन राष्ट्रों के द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज से, जो पूंजीवादी समृद्ध धनाढ्य कंट्री है, उन कंट्रीज से ये डिमांड की गई कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति इस प्रकार की हो कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में इतना अधिक अंतर नहीं हो कि विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को पूर्ण रूप से अपने आधिपत्य में रखें। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि विकसित जो राष्ट्र हैं, डेवलप कंट्री हैं, इनको विकासशील राष्ट्रों को टेक्निक और दीर्घावधि के ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि ये इनको धीरे धीरे आसानी से उनको उतार सके। ऋण इस तरह के नहीं हो कि वो उसके कुचक्र में फंसकर आर्थिक समृद्धि के बजाय अवनति की ओर बढ़े। इसी तरह से नियो के तहत विकासशील राष्ट्रों ने ये मांग की कि कच्चे और पक्के माल में बहुत अधिक अंतर, कच्चे पक्के माल की कीमत में जो अभी अंतर है उसके कारण इनकी स्थिति ऊपर नहीं उठ रही और ये बहुत ज्यादा अपर स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो कच्चे और पक्के माल की कीमतों में अंतर को भी खत्म किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर विकासशील राष्ट्रों ने ये बोला कि विकसित राष्ट्रों के द्वारा सही नियत से ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न किए जाएं कि विकासशील राष्ट्र आर्थिक स्तर पर प्रगति के नए आयामों को, नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। तो नियो की मांग भी इस समय का एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद आपने पूर्व पॉइंट्स में समझा है, किसी कंट्री के द्वारा अन्य कंट्री पर अपना राजनीतिक आर्थिक आधिपत्य स्थापित कर लेना। जब हम पूर्व के एक दो पॉइंट्स में ये जिक्र कर चुके हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन एक नई कॉन्सेप्ट है जिसको नव उपनिवेशवाद नाम दिया गया, ये अपना स्वरूप बढ़ाती जा रही थी। क्या तात्पर्य है इसका? कि विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो विकासशील राष्ट्रों को तीसरी दुनिया के जो
एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, उनको आर्थिक सहायता के माध्यम से विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपना उपनिवेश बना लेना। देखने में इनकी राजनीतिक आजादी किसी प्रकार से नहीं छिन रही, लेकिन आर्थिक रूप से इनको अपने जाल में इस तरह से फंसा लेना कि बाद में ये कंट्री अपनी विदेश नीति या अन्य नीतियों पर अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं रह पाते। तो ये नव उपनिवेशवाद पूरी दुनिया को विकसित राष्ट्रों के द्वारा गुलाम बनाने का एक नया प्रयत्न था। और इसी को खत्म करने के लिए जो हम पूर्व पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, न्यू अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसकी मांग इसको खत्म करने के लिए ही की गई थी। क्योंकि अब देखने में जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को भी विकसित राष्ट्रों के द्वारा इस तरह से आर्थिक सहायता या कर्ज के चक्र में फंसा लिया जाता है कि वो अपने स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण विश्व स्तर पर नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्षेत्रीय संगठनों का बढ़ता महत्व। क्षेत्रीय संगठनों का बढ़ता महत्व। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की डेवलपमेंट में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पतन हुआ, यूरोप के कंट्रीज ने यूरोप की प्रतिष्ठा को वापस बनाने के लिए उसका राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण कर उसके सुदृढ़ीकरण के जिस तरह के प्रयास किए गए, वैसे ही प्रयास विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में किए जाने लगे। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को लगा कि बाकी दुनिया के साथ संपर्क से पहले हम एक दक्षिण एशिया को डेवलप करने का प्रयास करें। साउथ ईस्ट एशिया, इसी तरह से मध्य पूर्व, सेंट्रल एशिया, पश्चिम यूरोप, पूर्वी यूरोप, अलग अलग क्षेत्रों का अपने स्तर पर प्रारंभिक प्रयास, उसके बाद में दूसरे राष्ट्रों के द्वारा सहायता के लिए ताकना, ये इन क्षेत्रीय संगठनों का मेन मकसद था। जैसे आप देखते हैं EU, यूरोपियन यूनियन, ये यूरोप के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एकीकरण के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन था। और इसी के मार्फत आज हम देख रहे हैं कि यूरोप की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रतिष्ठा काफी गिर गई थी, आज यूरोप उससे बहुत आगे निकल चुका है और अपने पूर्व स्थापित प्रतिष्ठा से भी अधिक प्रतिष्ठित स्थिति को प्राप्त कर चुका है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे सार्क है, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसी तरह से आसियान हुआ, इसी तरह से नाफ्टा है, साफ्टा है, हिम्मत शेष, बिमस्टेक, G4, G20, G24, इस तरह के आर्थिक संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए गए, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहा जा सकता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो लास्ट भी कह सकते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता परिवार। स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे कंट्रीज आजाद होते जाते हैं वो यूएनओ की मेंबरशिप लेते जाते हैं। जब यूएनओ का 1945 में निर्माण हुआ, गठन हुआ, तब इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या केवल मात्र 51 थी, 51। और यदि आज वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में इसकी संख्या 194 है। आज लगभग विश्व के 99% कंट्रीज यूएनओ के मेंबर बन चुके हैं। और चूंकि यूएनओ विश्व शांति के लिए स्थापित एक संगठन है, इसमें यदि अधिकतम राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होगा तो ही ये अपनी भूमिका को वास्तविक रूप में सार्थक कर पाएगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने देखे कि इतने सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे दृश्यों पर नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं, जैसे भारत और ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे राष्ट्रों ने यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए डिमांड की है, या ये
विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को अमेरिका के समकक्ष मनवाने के लिए कई स्तरों पर तैयारी कर रहे हैं। निशस्त्रीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि शस्त्रों की जो अविरल दौड़ 1945 में प्रारंभ हुई, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्रों के पास हजारों की संख्या में परमाणु अस्त्र और शस्त्र हैं। तो उसी संख्या में बढ़ने के कारण आज सबकी चिंताएं भी उसी स्तर पे बढ़ चुकी हैं। तो निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास भी उसी सीमा तक किए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी जैसी बहुत सारी संधियां हो गई है, साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट जैसी संधि अमेरिका सोवियत संघ के बीच। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, सबको हम कागजों पर यहाँ समेट नहीं सकते। और मैं समझती हूँ कि तुम्हें ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।